नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और आपने अपने भाइयों से, बहनों से या फिर यार दोस्तों से यह सवाल कई बार पूछा होगा कि यार बैंक की तैयारी में कितना समय लगता है, तो इस सवाल का जवाब हम देने आए हैं आपको। क्या 1 महीने में तैयारी होती है, 2 में होती है, या फिर आपने सुना होगा कि 6 महीनों में बैंक एग्जाम की तैयारी हो जाती है। कहा जाता है कि साल भर में अगर आप 6 महीने तैयारी करो, अगले 6 महीने एग्जाम दो, तो एक नौकरी सुनिश्चित है। तो क्या यह बात सच है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले सबके वेलकम कमेंट्स लेते हैं और फिर डिटेल में इस वीडियो को समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना। समय बचाने के लिए 1.5x मोड में लगा लो, कानों में हेडफोन लगा लो और ध्यान से सुनो जो ये वीडियो में हम बताने वाले हैं। सर, आपके वेलकम कमेंट्स। थैंक यू अरुण सर। और ये वीडियो वाकई उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं अपना जो करियर है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो है वो देखना चाहते हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं स्पेशली, और उसके बाद जो हमारे एक सर्विसमैन जो एक सर लोग होते हैं, उनकी ये पहली प्रेफरेंस आपकी होती है कि एक सेकंड इनिंग्स हम लोग शुरुआत करें बैंकिंग में, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और अर्पित सर तो बताएंगे ही, लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड भी यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि बैंक में सबका रुझान इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स वगैरह आउट होते हैं। आप देख सकते हैं कि शायद 4 महीने की प्रिपरेशन किसी ने की, 5 महीने की प्रिपरेशन की, उसके बाद एग्जाम हुआ और उसके बाद जो है वो आप सुन रहे होंगे कि उसने पहली सैलरी ले ली। जी हाँ, बिल्कुल, ये सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि ये सच भी है। और हमने बहुत बार ऐसे सेशंस भी किए जहां पे हमने सैलरी भी आप सब लोगों से डिस्कशन की है कि बैंक में क्लर्क की सैलरी इतनी होती है, पीओ की सैलरी आपकी इतनी होती है, ये सारी की सारी चीजें। तो बिल्कुल बने रहिए, पूरा सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंक की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पे आगे चलने वाले हैं, ठीक है सर। देखिए, जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि 6 महीने की तैयारी क्या सफिशिएंट है, जैसे अभी अरुण सर ने कहा, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 6 महीने अगर आपके पास समय है, जैसे अगर आप पर्टिकुलर देखें, हम अभी के टाइम को देखें और जितने नोटिफिकेशंस आएंगे, कभी भी नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करना ठीक है, वो भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप स्ट्रेटजी वाइज अगर पढ़ते हैं, आपको ये पता है कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, और चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर एक सर्विसमैन हो, आपकी स्ट्रेटजी का पूरा खेल है। आज हम उस गाइडलाइन पे बात करेंगे जो एक टॉपर्स शायद उठाते हैं, जो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट फोकस करते हैं, और आपको भी अगर पता चल जाए और अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो यस, बैंक एग्जाम आपके लिए भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आज हम इन्फॉर्म करने वाले हैं। अरुण सर। तो साथियों, सबसे पहले तो सर मैं इनको दिखा देता हूं कि अगर 2026 की आप तैयारी कर रहे हो ना भाई, तो 2026 में ये एग्जाम्स का पूरा शेड्यूल है। अब इस शेड्यूल से ना मुझे पता क्या चलता है कि अगर मैं नोटिस करूं कि सारे एग्जाम्स एक सिस्टमैटिक मैनर में है, मतलब अगस्त से एसबीआई पीओ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब आप ऐसे सोचिए कि जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, एक तैयारियों में वो इतने सारे एग्जाम दे सकता है। मतलब मैं अगर अपने छोटे भाई बहन को बोलूं कि तुझे बैंक की तैयारी करनी है, तो पता है मैं उसे क्या बोलता हूं? मैं उसे ये बोलता हूं कि जनवरी से लेके बच्चे जून तक, ये 6 महीने, जनवरी से लेके जून तक ना एक ऐसा मोड लगा लो जिसको बोलते हैं मॉन्क मोड। साधु बन जाओ, साधु बन जाओ जनवरी से लेकर जून तक। ये 6 महीने तुम केवल और केवल अपनी तैयारियों पे फोकस करो, ना किसी की शादी, ना किसी की बर्बादी में हिस्सा लो। मैं सही बता रहा हूं तुम्हें। जनवरी से जून 6 महीने अपने सिलेबस को पढ़ो। कैसे पढ़ना है आज ही हम इस वीडियो में भी जानेंगे कि एक सब्जेक्ट का। इसके बाद जुलाई से लेके दिसंबर तक आप सारे एग्जाम दो। जुलाई से लेके सारे दिसंबर तक एग्जाम दो, और 1 जनवरी को इस साल, नए साल पे नौकरी लग गई थी लोगों की। 1 जनवरी से रिजल्ट आना चालू हो जाते हैं। सोच के देखो आप बेटा, कोई भी ऐसा नौकरी उठा लो जो 1 साल या 6 महीने में सिलेक्शन देता है, कोई नहीं है यार। चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई नहीं है। मतलब जुलाई से दिसंबर 6 एग्जाम है मेरे पास। प्रोबेबिलिटी देखो सिलेक्शन की, 6 महीने मेरे पास 6 एग्जाम है। कौन कौन से? एसबीआई पीओ, ठीक है, एसबीआई क्लर्क, ठीक है, और ये एग्जाम हर साल होते हैं, हर साल। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क, साथ ही साथ आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। यानी 6 का जो ये अंक गणित बन रहा है ना,
इसको अगर आपने समझ लिया, आने वाली 6 पीढ़ी आपकी अच्छी हो जाएंगी। सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि परिवार में ना ईश्वर ने हर एक परिवार में एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो उस परिवार का भाग्य बदलता है। याद रखना आप, लोग कहते हैं हम गरीब हैं, भाई नहीं, भगवान एक इंसान को ऐसी बुद्धि देता है कि वो उस पूरे परिवार को बदल सकता है। अगर आपको लगता है ना कि आपके परिवार का वो लड़का या लड़की आप हो, तो सर उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। अब लक्ष्य की प्राप्ति कितने महीनों में? 6 महीनों में। कैसे? सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं कि 2026 के मैं बैंक एग्जाम तो टारगेट कर रहा हूं, साथ ही साथ इंश्योरेंस एग्जाम का भी सिलेबस सेम है। मतलब ये तो हुआ ये कि सर हम शादी में गए थे, अच्छा खाना, लेकिन पता चला वहां तो और भी व्यवस्था मिल गई। तो आदमी बड़ा खुश हो जाता है कि बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, ले बेटे इंश्योरेंस भी तैयार हो गया। अब 2026 में जब ये सारी नौकरियां आएंगी तो मैंने बनाया आपके लिए 6 महीने का प्लान। इसको लिख दो 6 मंथ प्लान। 6 मंथ प्लान अगर मैं आपको बताऊं क्वांट का, सबसे पहले, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं आपको क्वांट, ठीक है जी। क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना तुक्का मार सकते ना इसमें मुक्का मार सकते। तो कर क्या सकते हैं? सिर्फ एक ही चीज मार सकते हैं, अपना माथा सवालों पे। कैसे? आप क्वांट को 3 महीनों की जगह 4 महीनों में बांटो। अगर आप बिगनर भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हो, सर मेरे को ना बड़ी दिक्कत है, इधर मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक इंसान से पूछा गया कि यार ये पेंटिंग है, ये एक खाली बॉक्स है, इस पर एक पेंटिंग बनानी है, कैसे बनाओगे? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया उसने बोला कि मैं क्या करूंगा, इस पेंटिंग को ऐसे ऐसे बॉक्स में डालूंगा और फिर मैं हर एक बॉक्स को सेट करूंगा। जैसे आपने गेम भी देखा होगा, वो पिक्चर इमेज को सेट करके एक पूरी कंप्लीट इमेज बनाने का। मेरा कहना यह है कि जब जीवन में लोग प्लान बनाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे गोल बनाते हैं, मंथ वाइज, वीक वाइज। आपके भी प्लान को मैं 6 महीनों में बांटूंगा कि कैसे सिलेबस को 6 महीनों की जगह में 4 महीनों में कंप्लीट करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वांट को 3 हिस्सों में मैं बांटता हूं। पहला हिस्सा होता है गुरुजी स्पीड मैथ्स, यानी एक स्पीड मैथ्स ना पूरा सेगमेंट है बच्चों, ठीक है। दूसरा सेगमेंट है बच्चों डीआई का, ना बहुत जरूरी है, बैंक की तैयारी कर रहे हो, डीआई बिना कुछ नहीं। और तीसरा हिस्सा है मेरे लाल अर्थमेटिक का। अब ये कैसे मुझे कवर करना है? अब देखो, मैंने क्या किया है, अपनी समझ के हिसाब से आपके चैप्टर्स को बांटा है कि पहले महीने कैसे बच्चे को पढ़ना है। पहले महीने जो साथी इस वीडियो को देख रहा है, जो मैथ्स के चैप्टर आपको बनाना है, आपको एक गोल बनाना है, एम्बिशियस गोल। जैसे कोई मुझसे पूछेगा कि यार एक साथ सारा सिलेबस नहीं पढ़ोगे, मर जाओगे। मैंने क्या किया, मैंने 4 महीनों में सिलेबस खत्म करने का संकल्प लिया। पहले महीने में आया, आज से इस वीडियो को देखने के बाद, और मैंने केवल 7 चैप्टर चुने जो मुझे पहले महीने में पढ़ने, जो कि मैं पढ़ सकता हूं सर, ठीक है। पहले वैदिक मैथ्स। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वांट में मैंने ये देखा कि मैथ्स में ना कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, मतलब कोई गुणा की ट्रिक्स, भाग करने की तरीके, कैसे आप टेबल्स याद करते हो, आप फ्रैक्शन को कैसे जोड़ रहे हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदल रहे हो, ये सब कुछ मैंने वैदिक मैथ्स के अंदर सिखाया था, जिससे हमारे, क्योंकि बैंक एग्जाम में पेपर को ना क्या करना है, क्रैक करने के लिए आपको स्पीड चाहिए, क्योंकि बेटा सवाल 35 है, समय 20 मिनट है, यानी एक सवाल 1 मिनट के लिए भी नहीं है। तो वो स्पीड कैसे आएगी, जब तेरी गुणा भाग अच्छी होगी। तो गुणा भाग का ही नाम है वैदिक मैथ्स, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन 15 नंबर का क्लर्क में आता है, अप्रोक्सीमेशन मेंस में 5 नंबर का आता है, मिसिंग नंबर सीरीज 5 नंबर की आती है पीओ क्लर्क दोनों में, रॉन्ग नंबर सीरीज प्री मेंस दोनों में आती है, क्वाड्रेटिक 5 नंबर का आता है। यानी कि ये चैप्टर आपको स्कोरिंग, मजा आएगा, आनंद आएगा। जैसे वो होता है ना कि आप T20 खेलते तो शुरुआत के पावर प्ले 6 ओवर जो होते हैं, जिसमें फील्डर बाहर, 2 प्लेयर क्या होते हैं, बाहर होते हैं, बाकी सब अंदर सर्कल के, मजा आता है ना, शॉट मारो, एंकर जहां मर्जी वहां मारना है। यही गेम शुरू होता है यहां से कि आप इन 6 चैप्टर में, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैथ तो हलवा है। 7वां चैप्टर मैंने स्टार्ट किया रेशियो, क्योंकि आगे मेरे को अर्थमेटिक भी समझना है, तो रेशियो से शुरुआत करूंगा। तो मैं बोलता हूं कि रेशियो अगर आपने समझ लिया तो अर्थमेटिक का जन्म हो गया यहां से। रेशियो इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ अर्थमेटिक एंड परसेंटेज इज द हार्ट ऑफ अर्थमेटिक। तो रेशियो मैंने शुरू किया, पहले महीने मैंने ये 7 चैप्टर रखे,
दूसरे महीने जब मैं जाऊंगा फिर मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड ये चैप्टर पढ़ूंगा, साथ ही साथ में डीआई को शुरू कर दूंगा। डीआई को भी मैं शुरू कर दूंगा कि चल भाई थोड़ा बहुत डीआई में भी हाथ अजमाते। अगले महीने के भी 7 चैप्टर। देख बेटा इधर एक चैप्टर को करने में 4 दिन लगेगा, तो 7 चको 28, बराबर ना कैलकुलेशन। अब ये मत कहियो सर संडे को तो गर्लफ्रेंड से मिलने भी जाना है, डेट भी होती है मेरी, है ना बेटा, वो चली जाएगी। कौन? गर्लफ्रेंड। लेकिन ये नौकरी लग गई ना तो याद रखना जीवन में इतना कुछ आएगा ना, इतना मान सम्मान मिलेगा, वो नहीं समाओगे। वरना एक दिन ऐसा होगा वो भी बोल देगी कि पापा नहीं मान रहे, और तब तुम क्या कहोगे तुम्हें भी पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दूसरे महीने का प्लान। तीसरे महीने जब तुम जाते हो ना, तीसरे महीने हम अब 2 महीने हमने पढ़ाई कर ली है, अब यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। 2 महीने बाद हम पढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है, फिर आती है जिंदगी में ऐश्वर्या, है ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि कछुए और खरगोश की रेस में कछुए की जीत होती है, क्योंकि वो निरंतर थी उसकी चाल, है ना। तो हमारे साथ क्या होता है, 2 महीने में पढ़ते और हम अपने आप को शक्तिशाली बाहुबली समझते हैं कि अब तो कर लेंगे। अबे नहीं, अभी तूने शुरू किया, अंडे से बाहर निकला है, अभी बहुत लंबी रेस है। तीसरा महीना बड़ा क्रूशियल होता है। तीसरे महीने में खुद को संभाल के रखना है, और चैप्टर्स आपके साथ ही है, कौन कौन से, ये वाले। ठीक है, 3 महीने खत्म हो गए। अब जो बेटे मेरे चौथा महीना आता है ना, बस इसी में दिक्कत होती है, क्योंकि यहां मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने की कगार पे होता है। ये देखो चौथे महीने में हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है, तो यहां मैंने 10 चैप्टर रखे, क्योंकि यहां खत्म होने की कगार पे बिल्कुल। 4 महीने में मेरे को सिलेबस को नमस्ते कर देना एनी हाउ। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी बच्चे बोलते हैं कोई लाइव बैच, मैं कहता हूं कोई लाइव की जरूरत ही नहीं है। तू एक रिकॉर्ड बैच पकड़ मेरा 2026 का, तू नींव 2026 पकड़ ले, आरंभ पकड़ ले, पुराना बैच, मतलब लेटेस्ट का पुराना हो, अभी जो स्टार्ट किया उसमें सब वीडियो पड़ी हुई है। उठाया तूने, हेडफोन लगाए, रात दिन रात कुछ नहीं, मतलब मैं बोलता हूं तुझे सिलेबस खत्म करना है, तू कैसे मर्जी वैसे कर, तू रात में पढ़, दिन में पढ़, सुबह पढ़, जब तेरे को समय मिलता है तब पढ़। 4 महीने खत्म हो गए। जो 5वां महीना शुरू होगा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें महीने में भाई 2 काम करने हैं। पहला काम प्रैक्टिस, दूसरा काम मॉक टेस्ट, तीसरा काम रिपीटर। रिपीटर बैच मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत बच्चों के ना डाउट्स रह जाते हैं कि यार अच्छे क्वेश्चंस और चाहिए मुझे, तो फाउंडेशन तो कर ही लिया, तो रिपीटर बैच जो मेरा आरंभ अभ्यास बैच है, अगर वो भी लगा लेते तो एडिशनल है वो, बाकी 2 ऐसा नहीं है। बाकी मेन रिवीजन 5वें महीने में प्रैक्टिस, मॉक, रिपीटर ये सब शुरू हो जाता है, और अपनी मेंस की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जो कि चैप्टर वाइज होती है। मैंने कहा 6 महीने मुझे सब पढ़ लेना है सर, मेंस चैप्टर वाइज, क्योंकि मैंने जो प्री में पढ़ा ना वही चैप्टर मेरे मेंस में अलग नहीं है। क्योंकि क्या है ना, प्री में लेवल मैंने देखा थोड़ा लो टाइप है। फाउंडेशन जब आप पढ़ते हो तो आप जनरल कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो मेंस में आपको आइडिया होता है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे भी होता हो, ओके मुझे ऐसे बनाना है, प्रोसेस ये होता है, ठीक है, थॉट प्रोसेस और खुलता है। तो 5वां और 6ठा महीना केवल मेंस और प्रैक्टिस, 6 महीने हमारे हो गए इस तरीके से। तो क्वांट आपको 6 महीने ऐसे पढ़ने। नोट्स नेसेसरी होते हैं नहीं, सिंस यू आर मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपको जरूरत है, आजकल भाई ऑनलाइन का जमाना हो गया, क्लासेस पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाती है। मैं जो पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ आपको 2 फॉर्म में मिलती है, विदाउट सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन। तो देयर इज नो नीड टू मेक नोट्स। लिखने में समय क्यों बर्बाद करना, जब सब कुछ लिखा लिखाया आ गया। तो बात समझ में आ रही हो ना, तो कोई जरूरत होती नहीं है। बाकी टेस्ट सीरीज वर्सेस यूट्यूब, ये जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया तब आप टेस्ट सीरीज में कूदो और यूट्यूब पे। एक बार सिलेबस पहले किसी अच्छे पेड बैच से पढ़ के खत्म करो, उससे पहले टेस्ट सीरीज में कूदोगे, यूट्यूब में कूदोगे तो क्या होगा, समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है भाई। बाकी सर आ जाइए एक बार, आप लोग भी बता दीजिए, बाकी इन सवालों के बाद में जवाब देंगे सर आप लोगों का रीजनिंग का 5 महीने का। थैंक यू। तो आपने मैथ का शेड्यूल जान लिया कि मैथ को हम कैसे सिस्टमैटिक 6 महीने में अप्रोच कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग में बेसिकली हम 2 सेक्शन की बात करते हैं। हमें मालूम है कि सबसे पहले एक होता है मिसलेनियस जो है वो पार्ट, और दूसरा पजल का पार्ट। अभी हालिया जो एग्जाम एसबीआई पीओ का हुआ, इसके अलावा जो क्लरिकल लेवल के कुछ एग्जाम्स हुए हैं, हमने ये देखा है पजल का वेटेज 2023 के बाद अच्छा खासा बढ़ रहा है। पहले हम इसको बोलते थे कि ये नियर 50% के आसपास है, अभी इसका वेटेज लगभग
60% तो होता ही है। एसबीआई पीओ ने तो 90% से ऊपर कर दिया, बट इन जनरल हम 60 से 70 के बीच में लेके चलते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि 6 महीने की स्ट्रेटेजी में जब आप सिस्टमैटिक फोकस स्टडी करते हैं तो पहला का जो है वो काम यह है कि आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को क्लैरिटी दीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे? मिसलेनियस में सिलॉग हो गया सबसे पहली चीज। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के बाद ब्लड, देन अगर मैं जाऊं डायरेक्शन, इसके बाद रैंक पजल जिसको आप लोग ऑर्डर रैंकिंग बोलते हैं, ठीक है, और लास्ट में सीरीज जो कि आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज का पैटर्न हो गया। हम सबसे पहले सिस्टमैटिक इसकी बेसिक से स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद n नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके पहले जो है वो 1 महीने का शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट जब आप सेकेंड मंथ पे आएंगे तो देखिए नॉर्मली जो पजल होती थी 2023 तक सेलेक्टिव पजल आती थी। हमें पता था बॉक्स पजल आ रही है, फ्लोर पजल आ रही है, टैबुलर पजल आ रही है, टैबुलर का सीक्वेंस जो है वो पजल आ गया, मंथ पजल आ गया, डे पजल आ गया, ईयर पजल आ गया। अभी वेरिएशंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पहली चीज मिसिंग पजल सभी टाइप में आ गया। अब केवल फ्लोर नहीं बचा, फ्लोर के साथ फ्लैट हो गया, मैट्रिक्स पजल हो गया, डेजिग्नेशन पजल हो गया, रैंक बेस्ड डेजिग्नेशन पजल हो गया। ये सारे टाइप को नेक्स्ट मंथ में यानी सेकंड मंथ में आपको पजल फॉर्मेट में कवर करना है। आपने पहले मंथ क्या किया? सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, ब्लड, कोडिंग, डायरेक्शन, यहां पे एक जो है वो टॉपिक कोडिंग, इन सभी का बेसिक समझने के बाद आपने n नंबर ऑफ क्वेश्चन का अभ्यास किया। सेकंड मंथ आप पजल पे आए, पजल के सारे टाइप्स को आपने सीखा। तीसरे महीने में आप क्या करेंगे? कंप्लीट जो है वो रिवीजन करेंगे। जैसे मैं तीसरे मंथ में आऊंगा तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट रिवीजन। देखिए जब हम कंप्लीट रिवीजन की बात करते हैं, आप एक चीज समझिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आप कोई क्लास करते हैं तो वो क्लास का बेसिकली 70% कंटेंट आपके दिमाग में घुसता है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। कभी भी आप ये मत समझिएगा कि एक क्लास आपने करी, लेट सपोज मैंने 20 क्वेश्चन करवाए और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद 20 के 20 क्वेश्चन आपसे बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस टॉपिक में मास्टर हो गए। आपको 70% ही समझ में आया है। बचा 30% क्या होता है? जब हम बिना टीचर के स्वयं से कंटेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे एक्यूरेसी क्या होती है कि लेट सपोज मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और मैं एक आइडियल सिनेरियो ले रहा हूं कि आपने क्लास में 20 क्वेश्चन किए, 20 के 20 आपसे ट्रू हो गए, लेकिन जब आप स्वयं ट्राई करने जाएंगे तो ये 20 क्वेश्चन में होगा क्या? हो सकता है आपके 14 क्वेश्चन सही हो और 6 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए। अब आपको क्या करना है? इन 6 क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस करना है। ये देखिए कि आपको ये करते समय क्या मिस्टेक हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो गया, कहां से गलती हो गई, इनके क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की। अब जब आप वापस इन जो है 20 क्वेश्चन में जाएंगे तो हो सकता है इस बार मार्जिन आपका 15 हो जाए और इधर यहां पे 5 बचे। ये 100% हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आइडियल सिनेरियो ये है कि अगर आप 17-18 के नंबर पे जाते हैं और यहां पे 1-2 गलत होते हैं तो इसको एक्चुअली में एक आइडियल सिनेरियो बोला जाता है कि हाँ भाई नियर अराउंड 85% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी है पर्टिकुलर टॉपिक में, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। 100% परफेक्शन नहीं हो सकता है, 20/20 आप कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो तीसरे महीने में आप रिवीजन पे गए, आपने फर्स्ट मंथ मिसलेनियस चैप्टर पढ़ा, सेकंड मंथ आपने पजल के सारे टाइप को पढ़ लिया, थर्ड मंथ आप रिवीजन पे जा रहे हैं, चौथे मंथ आप आएंगे, फोर्थ मंथ आप आएंगे मॉक में। मॉक की देखिए भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि क्लैरिकल लेवल में कॉन्सेप्ट के साथ स्पीड का खेला होता है और पीओ लेवल में डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, जहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 20 मिनट का टाइम मुझे दिया गया है तो कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं, और उससे ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं करने हैं। क्योंकि अगर आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि नियर 60 के अराउंड कट ऑफ जाता है, जबकि आप क्लैरिकल लेवल का कट ऑफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि 80-85 तक कट ऑफ जाते हैं। तो डिफरेंसेस क्या होते हैं? कंटेंट लेवल का डिफरेंस होता है। तो हमें यहां पे क्या करना है? हमें मॉक टेस्ट देके अपनी एनालिसिस डीप करनी है, हमें यह समझनी है कि कहां हमसे मिस्टेक हो रही है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या मैं इसको स्पीड में बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं, अगर पीओ में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या मैं स्ट्रेटेजी वाइज मॉक दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। जब आप इनिशियल लेवल पे मॉक देना स्टार्ट करेंगे हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाए, भले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, भले बेसिक आपसे आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे आप मॉक से फैमिलियर नहीं है। और मजे की बात आपको बताता हूं कि मॉक ही आपका असली टीचर है।
कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आपको मॉक से प्रेम हो गया तो आपके लिए एग्जाम बहुत टफ नहीं होगा। आपको ये साइकोलॉजी समझनी है कि एक बच्चा जब मॉक में बैठ रहा है क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। मैं आपको बताऊं, पढ़े लिखे बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो मॉक से फैमिलियर नहीं है। एक मॉक में 100 में से मान लीजिए क्लैरिकल लेवल का पेपर है, 70 नंबर आ गए, अगले मॉक में जहां 50 आए डिमोटिवेट होके वो मॉक देना बंद कर देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप समझिए कि जब तक आप मॉक की स्ट्रेटजी से फैमिलियर नहीं होंगे तब तक आपके लिए काम नहीं बनेगा। तो चौथे मंथ आपने कंप्लीट मॉक को दिया और यहां मैं केवल मॉक ऐड नहीं करूंगा, यहां मैं ऐड करूंगा सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो मैं हमेशा एज अ टीचर ये गाइड करता हूं कि कभी भी डायरेक्टली मॉक में जंप मत करिए। हमेशा पहले सेक्शनल मॉक में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। फॉर एग्जांपल आपने सिलॉग पढ़ लिया, सिलॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, मान लीजिए 50 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली और ठीक ठीक आपसे समझ में आ रहे हैं, तो पहली कोशिश आप करें कि आप सेक्शनल मॉक में जाएं कि हाँ 10 मिनट का पेपर है, 20 क्वेश्चन मुझे सिलॉग में मिल रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा एक्यूरेसी कितना बन रहा है। जब आप सभी टॉपिक के सेक्शनल मॉक को कवर करेंगे तो इसका डबल कॉन्फिडेंस आपको कंप्लीट मॉक में आएगा। तो शुरुआत सेक्शनल मॉक से करेंगे सभी टॉपिक में, उसके बाद आप कंप्लीट मॉक में जाएंगे। 5वें महीने जब मैं 5वें मंथ में आऊंगा तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको यहां पे फुल मॉक को रेगुलर बेस पे देना है और स्ट्रेटेजी वाइज आपको समझना है। देखिए एक एनालिसिस समझिए, बहुत लोग मॉक में क्या गलती करते हैं। 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, आपके 50 मार्क्स आ गए। ये 50 मार्क्स वो हैं जो आपसे बन रहे थे। मान लीजिए आपने 12 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं जो किए हैं और गलत हो गए, ठीक है, और बाकी आपने लेट सपोज अटेम्प्ट ही नहीं किए। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम क्या गलती करते हैं, हम ये भी देख रहे होते हैं कि यार जो अटेम्प्ट नहीं किए एक बार उसको भी चेक कर लेता हूं। देखिए उसको चेक करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला सेक्शन है। समझिए आप लाइव मॉक देते समय कभी भी कोई भी टिक करता है वो गलत टिक, मतलब सोच के टिक नहीं करता है कि मैं इसको टिक करूंगा ये गलत हो जाएगा। आपने लाइव मॉक में क्या सोच के टिक किया और जब वो गलत हुआ तो किस कॉन्सेप्ट पे गलत हुआ। अगर आप इन 12 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डीप रूट में जाएंगे तो आप ये मान के चलिए एनालिसिस अगर आपकी अच्छी है तो इन 12 कॉन्सेप्ट में आपको मिस्टेक दोबारा नहीं मिलेगी। हो सकता है अगली बार आप मॉक दें आपका 50.5 हो जाए, 51.5 हो जाए, 52 नंबर हो जाए, ये इसी तरह से बढ़ेंगे। और छठे महीने केवल और केवल आपका रिवीजन, आपका मॉक, आपका रिवीजन, आपका मॉक, आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जब हम नॉर्मल स्टूडेंट या फिर एक सर्विसमैन कैटेगरी की बात करते हैं तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आप पहले समय दीजिए। अपॉर्चुनिटी बहुत है सर, ये अगर एक एग्जाम आप कहें कि सर अभी लेट्स सपोज एसबीआई क्लर्क 10 दिन बाद है सर, बताइए मैं क्या करूं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप युद्ध के लिए तैयार नहीं है सर तो ऐसे युद्ध आपको एक नहीं 10 मिलेंगे। तो पहले थोड़ा सा पसीना बहा लीजिए, थोड़ा सा घर के मैदान में खून बहा लीजिए सर। एक बार यहां आप अभ्यासरत हो जाएंगे, आप यकीन माने आप मेन एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। आप अगर मॉक में एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं तो मेन एग्जाम में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो ये 6 महीने की स्ट्रेटेजी एक डिटेल स्ट्रेटेजी है जो आपको रीजनिंग में अच्छे मार्क्स जो है वो दिलवाने में जो है वो काम आएगी। सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज अप्रोच, पजल कंप्लीट, एक बार रिवीजन, उसके बाद सेक्शनल मॉक सभी टॉपिक का, और जब सेक्शनल मॉक कंप्लीट होगा तो हम कंप्लीट मॉक में आएंगे, कंप्लीट मॉक के मिस्टेक्स देखेंगे और लास्ट मंथ मतलब छठे मंथ हम केवल कंटेंट रिवीजन प्लस मॉक दे रहे होंगे। ये हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन को काफी मदद करेगा। उम्मीद करते हैं आपको रीजनिंग की ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बुलाते हैं हम संतोष कुमार रे सर को और जानते हैं कि इंग्लिश की, क्योंकि हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग जो हैं इनको काफी प्रॉब्लम इंग्लिश में होती है। हमारे ग्रेजुएट बच्चे जो अभी बिगनर हैं, शायद अभी सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर इंग्लिश के एक शॉर्ट मुझे तरीका बता दीजिए जो क्या कहते हैं हमारी प्रिपरेशन को हेल्प करे। तो आज संतोष सर वो सीक्रेट आपसे साझा करने वाले हैं। संतोष सर। थैंक यू सर। मैं सुन रहा था बैठे बैठे तो चीजें अपनी प्रिपेयर कर रहा था कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। जो भी सर ने बताया ये सारी की सारी चीजें जो है, ये इंग्लिश में एक प्रोवर्ब से ही शुरू करता हूं। एक कहावत आप सब लोगों ने इंग्लिश में सुनी होगी कि द मोर यू स्वेट एट होम द लेस यू ब्लीड इन द बैटलफील्ड। जितना ज्यादा आप पसीना बहाएंगे उतना कम खून बहाना पड़ेगा बैटलफील्ड में। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा फायदा आपको उतना ही ज्यादा पहुंचेगा, है ना। शुरुआत करते हैं इंग्लिश के। अच्छा हुआ
कि मैथ और रीजनिंग के बाद ही मैं आपको इंग्लिश की बात यहां बताने जा रहा हूं। क्योंकि सबसे पहले तो एक चीज बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर लीजिएगा कि इंग्लिश जो है वो एक भाषा है, लैंग्वेज है ना। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है कि केवल टॉपिक पढ़े और बस सवाल लगा लिए तो चीजें हो गई। चूंकि ये भाषा है, इसलिए भाषा के पीछे एक व्याकरण भी है, भाषा के पीछे शब्द भी है। तो थोड़ा सा हमारी जो जिम्मेदारी, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो रेंज है इंग्लिश में वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करें इंग्लिश मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इंग्लिश जो है ये 3 पिलर पे टिका हुआ है। ठीक है, 3 पिलर पे टिका हुआ है। पहले पिलर का नाम है आपकी रीडिंग, दूसरा जो पिलर है वो है वोकैब, और तीसरा जो पिलर है वो है ग्रामर। ठीक है, ये 3 पिलर हैं इंग्लिश के, और इनमें से एक भी पिलर अगर आपका कमजोर रहा तो मेरी बात मानिए, बैंकिंग इंग्लिश कवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। बैंकिंग इंग्लिश को आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये 3 हैं स्तंभ जिनके ऊपर आपको काम करना है, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। रीडिंग और ग्रामर जो है ना, ये आपकी रीडिंग और वोकैब ये आपकी डेली एक्टिविटी है। ठीक है, ये आपकी डेली एक्टिविटी है जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं तब तक। 2 महीने की नहीं, 3 महीने की नहीं, 4 महीने की नहीं, 5 महीने की नहीं, 6 महीने की नहीं, अगर 1 साल तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 8 महीने आपने 9 महीने एग्जाम दे दिए, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि अच्छा 9वें महीने में, 10वें महीने में एक फिर और एग्जाम है, जब तक आप एग्जाम देते रहेंगे आपकी ये हैबिट डेली आपकी चलती रहेगी, और इस हैबिट को आपको कम से कम 30 से 45 मिनट डेली करना है ना। 30 से 45 मिनट आपको डेली करना है, क्योंकि आप बिगिनर होंगे, है ना। हो सकता है कि आप थोड़े से एडवांस लर्नर भी हो, ठीक, अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर से शुरू कर सकते हैं, एडिटोरियल से, राइट। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, और जैसा कि सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मैं रीजनल मीडियम से हूं, तो कैसे शुरू करें, रीडिंग करते हैं कुछ समझ में नहीं आता, मेरी रीडिंग बहुत पुअर है, वीक है बहुत, तो कहां से शुरू करें। बिल्कुल स्टोरी टाइप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स होगा, घर में किसी के भी भाई बहन या फिर बच्चे जो भी एक सर्विसमैन है उनके स्टोरी बुक्स होंगे, स्टोरी बुक से शुरू करिए, पहले स्टोरी बुक, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आती है मैगजीन की, फिर उसके बाद आपकी आती है बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज या फिर कुछ और इंडियन ऑथर्स के लिखे हुए किताबें, उनकी बारी, और उसके बाद आप फिर न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पे आइए, ठीक है। लेकिन ये डेली एक्टिविटी है, याद रखिएगा, ये कोई चैप्टर नहीं है, कोई कोर्स नहीं है कि हाँ सर कर दिया और खत्म, अब मुझे नहीं करना, सर वोकैब कंप्लीट हो गया, सर मेरी रीडिंग कंप्लीट हो गई, नहीं, ये टास्क कभी कंप्लीट नहीं होते टिल द टाइम ऑफ योर सिलेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रामर की, ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर जो है यही आपको पढ़ना है, एंड दिस इज ओनली 1 टाइम, ये ओनली 1 टाइम आपको पढ़ना है, ठीक है, ओनली 1 टाइम पढ़ना है। सर 1 टाइम पढ़ने का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो शायद आप पहली बार सुनेंगे, ठीक है। ग्रामर आपको 1 टाइम पढ़ना है। सर 1 टाइम पढ़ने का मतलब, सबसे पहले आप ग्रामर का मतलब समझिए। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरी ग्रामर वीक है, मेरी ग्रामर वीक है, सर ग्रामर बहुत ही गड़बड़ है, इंग्लिश गड़बड़ है। ग्रामर का मतलब क्या होता है, ग्रामर का मतलब आपका होता है, सबसे पहले ग्रामर की मीनिंग होती है कि आप बात कर रहे हैं सेंटेंस की। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ रहा है, राइट। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर आपको और क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, जेरेंड एंड इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड इन्फिनिटिव पढ़ना पड़ रहा है। इसके बाद आपको टेंस पढ़ना पड़ रहा है, और उसके बाद आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ने पड़ रहे हैं ग्रामर, समझ में आ रही बात, ये आपको पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ रहा है। ग्रामर जब भी कोई कहता है क्या पढ़ूं, तो यही है वो सेंटेंस जब आप आएंगे तो पूरा का पूरा आप स्टडी वहां पे पूरा का पूरा करना है आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन भी आपको पूरा पढ़ना है। जेरेंड एंड इन्फिनिटिव पूरा आपको करना है, टेंस आपको पूरा करना है, और आर्टिकल आपको पूरा करना है, ठीक। याद रखिएगा कि सबसे पहले पूरा का पूरा शेक्सपियर नहीं बनना है। इन सब में आपको इनके जो इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं, वो आपको थोड़ा अच्छे से समझने हैं और इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है,
किताब नहीं लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा। ये आपको क्या करना है, सेंटेंस के पूरा तह में घुस गए। एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, और आप चले लिखने, अब ऐसा कभी नहीं आएगा। और सेंटेंस से रिलेटेड भी कुछ आता नहीं है, लेकिन ग्रामर आपको पढ़नी है तो वन टाइम आप स्टडी जरूर करिएगा। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेरेंड, इन्फिनेटिव, टेंस और आर्टिकल, और ये सारा का सारा वन टाइम है। एक बार आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, अब उसके बाद प्रैक्टिस करिए। जो प्रैक्टिस करिएगा वो वन टाइम नहीं होगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे वो जरूर वन टाइम होगा। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद ग्रामर के साथ ऐड करके उसके बाद आपकी बारी आती है सर टॉपिक्स। ठीक है सर, एग्जाम टॉपिक्स। क्योंकि इंग्लिश में एक गड़बड़ी है। सर गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी यह है कि इसमें एग्जाम में आता कुछ है और आप पढ़ते कुछ है। एग्जाम में आता कुछ है और आप पढ़ते कुछ है। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बात कर रहा हूं। एग्जाम में आप क्या आता है, आपका एरर। एग्जाम में क्या आता है, फिलर। एग्जाम में क्या आता है, वर्ड स्वैप। एग्जाम में क्या आता है आपका, फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, एग्जाम में क्या आता है आपका, क्लोज टेस्ट। एग्जाम में क्या आता है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। एग्जाम में आता है वर्ड यूसेज। एग्जाम में आता है आपका आरसी। ठीक है, एग्जाम में आपको आता है पैराजंबल। ठीक है, एग्जाम में आपको आता है वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, एग्जाम में आपको आता है स्टार्टर। एग्जाम में आपको आता है मैच द कॉलम। ठीक है, आप देख रहे हो एग्जाम में आती ये चीजें हैं, लेकिन आप पढ़ते क्या हो, इनको। ठीक है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में ये नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक, एग्जाम में आता ये है, लेकिन आप इनको पढ़ने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ती है इनसे, इसलिए ये वन टाइम हमेशा होता है। एक बार सेंटेंस अच्छे से कॉन्सेप्ट खत्म किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेरेंड, इन्फिनेटिव, टेंस, आर्टिकल पूरा अच्छे से खत्म कर दिया, बात खत्म। ठीक, उसके बाद आपको ये सारी की सारी चीजें जो भी एग्जाम के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये आपका फिर वन टाइम नहीं होगा, ये आपको फिर डेली प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि आपको करना कैसे है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। ठीक है, कैसे करना है, ध्यान से समझो। यहां पे सबसे पहला फर्स्ट मंथ, ठीक है, फर्स्ट मंथ क्या करना है आप ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखो। फर्स्ट मंथ में क्या हम करते हैं, सबसे पहला, ठीक है, जो डेली एक्टिविटी है कौन सी, रीडिंग एंड वोकैब, ये तो साथ में रहेगा ही रहेगा। रीडिंग प्लस वोकैब ये तो सबके साथ में है, राइट। उसके बाद फर्स्ट मंथ की एक्टिविटी के दूसरा जो है वो है आपको ग्रामर, है ना। मतलब जो पूरा ग्रामर, जितना मैंने ये नाम लिया अभी, जितना मैंने आपको ये वाला पूरा का पार्ट, दिस इज फर्स्ट मंथ। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेरेंड, इन्फिनेटिव, टेंस और आर्टिकल। ठीक है, कोशिश करिए इसको फर्स्ट मंथ में कंप्लीट करने का। सर आप ग्रामर पूरा फर्स्ट मंथ में कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि आपको किताब नहीं लिखनी, आपको शेक्सपियर का नाती नहीं बनना है, सीधी बात है। आपको क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आपके ग्रामर की रूल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, प्री में अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर का ही आता है, वो है एरर डिटेक्शन। और मेंस में अगर मैं बात करूं तो भी 5 नंबर का ही आता है, मैक्सिमम 5 से 6-7 नंबर का आपको आता है एरर डिटेक्शन और फ्रेज रिप्लेसमेंट, बस, और उसके बाद कुछ नहीं। इसको पढ़ने का सबसे मेन तरीका है कि आप यहां पहुंचने से पहले पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए, पूरा कॉन्फिडेंट। इसलिए इसको वन टाइम पढ़ना और इसको एक मंथ में ही क्लियर करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है जितना कि आपका एग्जाम टॉपिक्स में। ठीक है, इसलिए इसको एक बार कंप्लीट करके ज्यादा से ज्यादा समय हमारा यहां पे देना है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत अच्छे से है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम क्या थे, ये ग्रामर का मतलब पूरा सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, ये सारा का सारा जो भी आप पढ़ रहे हैं ये एक मंथ में खत्म करें, क्योंकि इससे ज्यादा समय लगाना नहीं है। इससे ज्यादा समय सेकंड मंथ से हम दूसरी चीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला मंथ। सेकंड मंथ की अगर हम लोग बात करें, सेकंड मंथ की अगर हम बात करें तो ये देखिए, सेकंड मंथ में हम आ गए। ठीक है, सेकंड मंथ में हम आ गए। जैसे इस सेकंड मंथ में हम आते हैं तो इसमें से फिर से वही पहला काम आपका क्या आ जाता है, रीडिंग प्लस वोकैब। ये तो सबके साथ कॉमन है, डेली एक्टिविटी है, ये ध्यान रखिएगा, रीडिंग प्लस वोकैब ये डेली एक्टिविटी है। अब उसके बाद सेकंड मंथ से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला एरर। ठीक है, सेकंड मंथ से हम स्टार्ट करेंगे एरर्स जो ग्रामर के ऊपर है, वो सबसे पहले हमें करना है, एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, एरर,
फ्रेज रिप्लेसमेंट। आप समझ रहे हो, एरर और फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये जो ग्रामर बेस्ड, ग्रामर के जो रूल बेस्ड है ना, इनको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरर और फ्रेज रिप्लेसमेंट को एक साथ, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर। अब उसके बाद तीसरा आप अपना मनपसंद कुछ भी और चीजें ले सकते हैं इसके साथ, जो भी मैंने यहां पे आपको टॉपिक्स बताया है ग्रामर से रिलेटेड, आपका एरर है, फिर आपका जो है वो फ्रेज रिप्लेसमेंट है, फिर उसके साथ साथ और तो चीज, हाँ मैच द कॉलम आप ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप मैच द कॉलम ले सकते हैं। ओहो कहां गया सर ये, हाँ उसके साथ साथ आप मैच द कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मंथ ये हो गया, सेकंड मंथ आपका क्या हो गया, थर्ड मैच द कॉलम्स ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये तो चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, काफी ध्यान रखना अच्छा खासा इन 3 टॉपिक्स पे सेकंड मंथ के, बहुत ज्यादा। उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा फिलर्स ये सारा का सारा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में इतनी गलतियां होती नहीं है क्वेश्चन को समझने में, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा गलती बच्चों की इसी में होती है, एरर में ही होती है। आप देखोगे हर एग्जाम के प्रीलिम्स में लेवल इतना आसान रहता है कि वो जल्दी जल्दी हो जाया करता है, सही भी हो जाती है, लेकिन गलतियां आपकी यही होती है, ठीक है। तो ये आपका रहा सेकंड मंथ। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, अब इसके बाद थर्ड मंथ से आपकी चीजें आसान होने लगेंगी। थर्ड मंथ से अब आपको क्या करना है, ठीक है, थर्ड मंथ से क्या करना है, देखो यहां से चीजें चेंज हो गई। अब आपके थर्ड मंथ से आपका वोकैब, रीडिंग, सेकंड मंथ से इनफैक्ट, और एरर, ठीक है। अब ये 3 टास्क आपको डेली एक्टिविटी करनी है, डेली एक्टिविटी, ठीक है। वोकैब और रीडिंग ये तो आप डेली करेंगे ही, ठीक है, 30 से 45 मिनट, ठीक। और एरर के पीछे भी हर रोज कम से कम कोशिश करिएगा 20-20, 30-30 एरर आप डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, इसमें बहुत कॉन्फिडेंस लूज होता है। सर बहुत एरर देखते हैं, बाकी चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन इस एरर में चीजें जो वो दिक्कत हो जाती हैं इस एरर में, तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम कॉम्प्रीहेंशन के कुछ टॉपिक्स लेंगे, है ना, कॉम्प्रीहेंशन टॉपिक्स लेंगे। इसके बाद कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड टॉपिक्स, इसका मतलब तुम्हारा आ जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्लोज टेस्ट, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड, और वर्ड यूसेज, ठीक है। ये आपका आ गया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें एकदम फिलर्स, क्लोज टेस्ट, वर्ड यूसेज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द फोर्थ मंथ, ठीक है, फोर्थ मंथ। अब देखो ध्यान से समझना, अब फोर्थ मंथ में फिर से आपकी एक चीज बढ़ जाएगी, ठीक है, फोर्थ मंथ से फिर से आपकी एक चीज बढ़ जाएगी, रीडिंग प्लस वोकैब, मतलब ये थर्ड मंथ से ही शुरू हो जाएगा, ये थर्ड मंथ से ही रीडिंग, वोकैब, और आपका क्या था, एरर और आरसी, एक आरसी। अब ये डेली एक्टिविटी आपकी होगी, अभी आपकी डेली एक्टिविटी होगी। ये आप थर्ड मंथ से भी शुरू कर सकते हैं, जो हमने आपका वर्ड यूसेज किया उस वर्ड यूसेज की जगह आप आरसी कर सकते हैं थर्ड मंथ से, ठीक है। अब थर्ड मंथ से आरसी करने के बाद बेटर यही होगा कि आप थर्ड मंथ से ही आरसी करें, ठीक है। यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है बेटर यही होगा कि कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है, तो यहां से आप आरसी जो है वो शुरू करें। ये बहुत डिटेल्ड प्लान मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां से आप आरसी करेंगे, और आरसी करने के बाद फोर्थ मंथ से आपका रीडिंग, वोकैब, एरर और आरसी ये डेली एक्टिविटी होगी। और उसके बाद आपके रिमेनिंग ऑल टॉपिक्स, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शनल प्रैक्टिस, जितना ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल प्रैक्टिस कर सके। और उसके बाद हम लोग फिफ्थ मंथ से शुरू करते हैं मॉक। कभी भी बिना पूरा कंप्लीट किए मॉक देना नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक, ज्यादा से ज्यादा। प्लस उसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, डेली एक्टिविटी क्या क्या है आपकी, डेली एक्टिविटी रीडिंग है, डेली एक्टिविटी आपकी क्या क्या है, डेली एक्टिविटी आपकी रीडिंग है, प्लस वोकैब है, रिवाइज करना है 10 मिनट, प्लस आपकी आरसी है, और प्लस आपका एरर है। मॉक देने के अलावा ये आपकी डेली एक्टिविटी हो गई। मैं आपको डिटर्मिनेशन के साथ और सर्टेन प्रॉमिस के साथ ये कहता हूं कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, स्पेशली ये वाला जो डेली एक्टिविटी है, मैं आपको सही बताता हूं,
आप बिल्कुल भी इंग्लिश आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चाहे आप एक सर्विसमैन हो जो लगभग 15-20 साल के बाद बुक जिन्होंने टच किया है, या फिर रीजनल मीडियम के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, या फिर मॉक में कम नंबर भी आ रहे हैं, इंग्लिश कमजोर है, हर तरीके का आपका प्रॉब्लम जो वो सॉल्व होगा, इतना तो श्योर है। और इतना करवाएंगे कौन? ये इस पूरे जर्नी में आपके साथ रहेगा कौन? मैं हूं, इसलिए टेंशन रहना नहीं है, क्योंकि ये तरीका भी मेरा है, ये जर्नी हमारी है, तो हम साथ में चलेंगे और मेक श्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश जो है एटलीस्ट बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। सर, तो साथियों, जैसे कि आपने 3 सब्जेक्ट का देख लिया, अब आपके मन में ये होगा कि यार जीए भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो यस, बिल्कुल जी हाँ, मैं आपको जीए भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बता दूं कि देखिए, जितने भी हमारे बैचेस हैं बच्चों, वो आप एनरोल कर लीजिएगा। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन सा बैच पढ़ूं, तो मैं बोलूंगा आप आरंभ बैच पढ़ना, क्योंकि ये बैच हमारा खत्म होने वाला है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भर भर के मिल जाएगा, बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। और इस बैच को मत खरीदना, ये बैच आपको 1200 के अराउंड कॉस्टिंग करेगा। मैं रिकमेंड करूंगा मेरे साथियों कि आप क्या करना, देखो इधर आओ, अभी हमारा मेंस का चैप्टर वाइज बैच आएगा, लक्ष्य आएगा। इसके बाद बच्चों हमारा निर्माण बैच आएगा, जो क्लर्क फाउंडेशन का बैच, नई बैचेस हैं सारे। इसके अलावा अभ्यास, जो मैं रिपीटर बैच की बात कर रहा था, ये बैच हो गया। इसके अलावा विजन अभी आरवी असिस्टेंट हो गया। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गया बच्चों, ये सब कुछ। इसके अलावा पीडीएफ कोर्स हो गया, है ना, ये सब कुछ। ये हमारे हाल फिलहाल के सिलेक्शंस आप देख सकते हो। तो सब कुछ आपको मिल जाता है बच्चों बैंक महापैक में। बैंक महापैक क्या है ना, मात्र आपको 1500 रुपए का मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। 1499 यानी कि 1500 रुपए में 1 साल के लिए सारे बैचेस मिल जाते हैं, जितने मैंने आपको दिखाए। चाहे वो आरंभ हो, आपका निर्माण हो, आपका कोई भी बैचेस हो, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ना आपको दिख रहा है ना, वो इस 1500 को देने पे आपको मिल जाता है। मतलब सोचिए, हमने इस चीज को बहुत ध्यान में रखा है कि बच्चे से बार बार पैसे ना लिए जाए, एक बार उससे लिए जाए 1500 रुपए, उसको सब दे दो। चाहे वो टेस्ट हो, चाहे पीडीएफ कोर्स हो, लाइव बैचेस हो, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, सबके। आइए अब जानते हैं जरा जीए की स्ट्रैटेजी। और जीए की स्ट्रैटेजी विवेक सर आपके साथ कनेक्ट करेंगे, तो मैं उनको ना जोड़ रहा हूं, एक बार इसको देख लीजिए। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी की किस तरीके से विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने अगर आप राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को भी बहुत इजीली, बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स कवर अप कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और किन किन एरियाज में आपको बेहतरीन तरीके से फोकस करना है। अगर आप इन एरियाज में अच्छे तरीके से फोकस करेंगे तो जनरल अवेयरनेस में राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच के साथ आप जीए के सेक्शन में काफी अच्छा कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है। जीए के सेक्शन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो जीए का सेक्शन जो है आपको मेंस एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग राउंड होता है और मेंस के अंदर आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन देखने को मिलता है, जिसका अच्छा वेटेज होता है। साथ ही साथ जब आप ऑफिसर लेवल का एग्जामिनेशन यानी पीओ लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू राउंड में जाते हैं, तो उसमें भी जीए का सेक्शन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टार्टिंग से ही, कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आज की डेट में आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो है काफी बच्चों के साथ धोखा हुआ है। धोखा इन द व्हाट कंटेक्स्ट, कि जैसे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे दिया, तो लास्ट ईयर से पहले क्या होता था कि मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जब रिजल्ट आता था प्रीलिम्स का, तो उसके बाद महीने भर का लगभग समय मिलता था बच्चों को मेंस के पेपर के लिए। तो क्या करते थे कई बच्चे कि प्रीलिम्स के पहले जो है जीए नहीं तैयार करते थे, और जब रिजल्ट आ जाता था प्रीलिम्स का, तो उसके बाद जीए के लिए पढ़ते थे और लगभग काम उनका चल जाता था। बट लास्ट ईयर फ्रेंड्स, जितने भी बैंक्स के एग्जामिनेशंस देखने को मिले, सभी में क्या देखने को मिला कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उसके 10 दिन के अंदर जो है मेंस का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल गया। इसका मतलब अगर आप शुरुआत से तैयारी नहीं कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की, तो आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद बिल्कुल भी इसकी तैयारी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन को शुरुआत से ही लेकर चलिएगा, और अगर आप इस सेक्शन को शुरुआत से लेकर थोड़ा थोड़ा कवर अप करते रहते हैं, तो ये सेक्शन यकीन मानिए आपको सबसे ज्यादा आपको स्कोर दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा सेक्शन की बात करता हूं कि कौन कौन से सेक्शन जीए के अंदर आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के अंदर सबसे मेजर एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, जिसमें ऑलमोस्ट 50 से 60% वेटेज आपको करंट अफेयर्स का देखने को मिलता है। अभी मैं इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग भी आपको बताता हूं। दूसरा हमें सेक्शन देखने को मिलता है बैंकिंग अवेयरनेस का, और ये बैंकिंग अवेयरनेस काफी हद तक कनेक्टेड होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ। तो फाइनेंस की जो न्यूज वगैरह होती है वो बैंकिंग अवेयरनेस के साथ कनेक्टेड होती है, तो एक दूसरा सेक्शन ये होता है। और तीसरा एक बड़ा सेक्शन होता है आपका स्टैटिक जीके का। तीसरा
आपका एक सेक्शन होता है, आप इसको चौथा सेक्शन कह सकते हैं स्टैटिक जीके का। ये दोनों सेक्शन एक ही साथ एक ही के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और किस किस तरीके से ये तीनों सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको एक एक करके चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो बैंकिंग सेक्शन जो है आपके लिए सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन। और अगर बैंकिंग के बेसिक फंडामेंटल्स आपको नहीं पता है तो इंटरव्यू में तो हम कुछ बताएंगे नहीं, साथ ही साथ बैंक में जाने के बाद करेंगे क्या। तो इसलिए सबसे पहला हमारा अप्रोच होता है कि हमें स्टैटिक बैंकिंग का, जिसका छोटा सिलेबस होता है, ऑलमोस्ट आराम से 1.5 से 2-2.5 महीने के अंदर आप इस सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, उसको आपको कवर अप करना है, जिसमें बेसिक सारे बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आरबीआई है, उसके फंक्शंस वगैरह हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हो गए, जिसमें कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, पेमेंट्स बैंक क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, डिजिटल बैंकिंग है, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इस तरीके के सिस्टम, डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल टर्म्स की अगर बात करें, एनपीए क्या होता है, कासा राफा क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिइंफ्लेशन क्या होता है, जीडीपी वगैरह, इस तरीके के टॉपिक्स, बेसल नॉर्म्स हो गए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स हो गए, आरआरबी हो गया, नाबार्ड जैसे टॉपिक है ना, रिवर्स रेपो रेट, आरबी की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह के जो कॉन्टेक्ट्स हैं, इनके और डिटेल में जो अपडेट्स चल रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट है, बैंकिंग रिफॉर्म्स है, मर्जर ऑफ बैंक्स है, इंश्योरेंस सेक्टर के अपडेट्स, स्टैटिक बैंकिंग वगैरह का अपडेट। कहने का मतलब क्या है, ये सेक्शन एक ऐसा फ्रेंड्स सेक्शन है जिसमें स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये टॉपिक बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है। ये टॉपिक फ्रेंड्स अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस अकेले एक सेक्शन से आप बैंक के एग्जामिनेशन में लगभग 10 से 15 नंबर गेन करते हैं। अब क्यों गेन करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट इस सेक्शन से तो 3 से 4-5 नंबर के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बट ये सेक्शन अगर आपका तैयार रहता है तो जब आप करंट अफेयर्स में आरबी से रिलेटेड न्यूज, बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज, फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज आती हैं तो वो न्यूज आपके समझ में आती है और आप उनको कवर अप कर पाते हैं, और वहां से तकरीबन 6 से 7-8 नंबर तक के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन, साथ ही साथ इस पर जो अपडेट्स आते हैं, उन दोनों सेक्शन को अगर मैं मिला लूं तो 10 से 12-15 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। और ये सेक्शन मस्ट डू सेक्शन है, जो आप बैंक की जब तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स ये सेक्शन कवर अप करना रहता है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा वेटेज आपको करंट अफेयर्स का देखने को मिलता है, और करंट अफेयर्स बड़ा क्रूशियल रोल प्ले होता है। जैसे करंट अफेयर्स में कौन कौन से सेक्शंस कवर अप होते हैं अगर आप देखें तो आपके नेशनल न्यूज हो गए, इंटरनेशनल न्यूज हो गए, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, नियुक्तियां हो गया, रिजाइन वगैरह हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, स्पोर्ट्स का सेक्शन है ना। इसके अलावा अगर आप देखें इंटरनेशनल न्यूज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह है ना, स्पोर्ट्स के इवेंट्स वगैरह जो कनेक्टेड रहते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में जो डिफरेंट फील्ड्स में दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, थीम्स है, ऑब्ituaries बेस्ड क्वेश्चन है ना। बट सबसे ज्यादा फोकस एरिया जो हमारा होता है फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर एरिया पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, और इस एरिया को हम लोग नाम देते हैं क्या, फाइनेंशियल अवेयरनेस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बड़ा खास होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पोर्शन में काफी ज्यादा वेटेज, स्पेशली अगर पीओ का एग्जामिनेशन है तो पीओ के एग्जामिनेशन में इस सेगमेंट से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ आईबीपीएस क्लर्क का जो सेक्शन होता है या एसबी क्लर्क का सेक्शन है, वहां पर भी इस सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें बेसिकली फाइनेंस की जो न्यूज होती है, आरबी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, गवर्नमेंट ने कुछ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ अपडेट ले रखा है, फाइनेंशियल अवेयरनेस में कुछ नए न्यूज आ रहे हैं, सेबी का कुछ सर्कुलर आ रहा है, मार्केट के अंदर आरबी का कुछ मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शंस, कुछ नोटिफिकेशन अपडेट्स आए, है ना। ये जो सेक्शन है उस तरीके से, मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल न्यूज, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज, जीडीपी से रिलेटेड न्यूज, है ना, एनपीसीआई ने कोई पर्टिकुलर अपडेट ला दिया, है ना, एनएसओ की तरफ से जीडीपी का बेस ईयर अपडेट हो गया, या इन्फ्लेशन से रिलेटेड टर्म्स है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, ये इन सारे सेक्शन को कवर अप करता है। तो करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स का ओवरऑल फ्रेंड्स वेटेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड करंट अफेयर्स लगभग कितने समय का होता है, कितने समय तक का पूछा जाता है, अगर इस बात का सही आंसर दिया जाए तो ऑलमोस्ट आपको मिनिमम 6 से 8 मंथ्स का करंट अफेयर तैयार करना है। अब कब से 6 से 8 मंथ, यानी कि जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तब से उससे पीछे अगर आप देखें तो कम से कम पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, अगर आपको अभी आप अप्रैल के मंथ में हैं, आने वाले समय में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एग्जामिनेशन में कोई भी पेपर आने वाले समय में होने वाले हैं, अगर आप अभी भी अप्रैल से अगर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो अप्रैल के करंट अफेयर्स आगे बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं, जब आगे चल के आपके मेन एग्जामिनेशन होंगे, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। इवन अगर बीच में अगर आपका कोई पेपर होता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च के भी करंट अफेयर्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे। कहने का मतलब इसका एक सेट फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपका पेपर हो
उससे पिछले 6 से 8 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है और लगभग हर सेक्शन को देना है। जिसमें गवर्नमेंट स्कीम जैसा सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं। स्पोर्ट्स से 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हो गया, डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं, इंडेक्स है, रैंकिंग्स वगैरह हैं, है ना। और बैंकिंग फाइनेंस से जो जुड़े हुए न्यूज़ में 6 से 7 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। पीओ में उसका काफी हैविली वेटेज होता है, पीओ के एग्जामिनेशन में काफी वेटेज देखने को मिलता है। क्लर्क के एग्जामिनेशन में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे 3 सेक्शन हो गए। एक आपने देखा बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग का सेक्शन। स्टैटिक बैंकिंग के साथ फ्रेंड्स हमने बात किया फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का पोर्शन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप फ्रेंड्स ये बात समझ पा रहे हैं जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है उसमें लास्ट 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स हमें बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। अब करंट अफेयर्स कैसे तैयार करेंगे अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, बट पहले एक और सेक्शन हमारा देख लेते हैं। एक और सेक्शन है हमारा फ्रेंड्स स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके के सेक्शन की अगर बात करूं तो ये इसका वेटेज सबसे ज्यादा क्लर्कल लेवल एग्जामिनेशन में होता है। ऐसा नहीं कि पीओ में नहीं आता, पीओ में भी पूछा आता है, बट क्लर्कल लेवल एग्जामिनेशन में पूछा आता है। स्टैटिक जीके का मतलब वो डेटा जो फिक्स है, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनता है। जो भी चीज कहीं ना कहीं न्यूज में चल रही होती है या न्यूज में जो जुड़ी हुई चीजें हैं न्यूज इवेंट्स में, उसको कनेक्ट करके यहां से एक पूछा जाता है। मैं एक अगर आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज भारत के अंदर प्रोजेक्ट चीता चल रहा है। प्रोजेक्ट चीता के अंदर अभी हाल ही में हमने फरवरी मार्च के समय में बोस्टवाना से 9 चीता जो है हम लेकर आए हैं। कहां पर? कूनू नेशनल पार्क में। तो कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है और कूनू नेशनल पार्क प्रोजेक्ट चीता के अंदर हमारा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कूनू नेशनल पार्क से चीता हम ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कूनू नेशनल पार्क कहां है। अब कूनू नेशनल पार्क आपसे क्यों पूछा जा रहा है? कूनू नेशनल पार्क फ्रेंड्स आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कूनू नेशनल पार्क कहीं ना कहीं रिसेंटली न्यूज में बना हुआ है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के अंदर आपको स्टैटिक जीके तो पढ़ना है, बट ऐसा नहीं कि रैंडम आप स्टैटिक जीके रटना स्टार्ट कर दे, नदी रट लिए, है ना, झील झरने रट लिए, पहाड़ रट लिए, सारे नेशनल पार्क याद कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व की लिस्ट लेकर बैठ गए याद करने लगे। वो नहीं करना आपको। राइट स्ट्रैटेजी के साथ थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के साथ वो चीजें जो पिछले 6-8 महीने के अंदर कहीं ना कहीं अपडेट में रही हैं, उनको ध्यान में रखकर आपको चीजें कवर अप करनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स वगैरह हैं, राज्यों की, देश की राजधानी, कैपिटल की, कंट्री की जो राजधानी है, करेंसी, वो सब पूछा था। रैमसर साइट्स हो गया, यूनेस्को साइट्स हो गया। तो लेटेस्ट जो यूनेस्को साइट्स है या कोई लेटेस्ट रैमसर साइट जुड़ी है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। पोर्ट्स एंड सोलर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी के जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, है ना। इसके अलावा आपको नेशनल पार्क्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रैमसर साइट्स यहाँ पर आपको बताया। इसके अलावा फोक डांसेस हो गए, म्यूजिक फॉर्म्स वगैरह हो गए, है ना। सिटीज, रिवर्स एंड डैम्स हो गए, है ना। स्टेट कैपिटल आपको बता दिया। फेस्टिवल्स, है ना, जो देश के अंदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स वगैरह चल रहे हैं या जो न्यूज में चर्चा में चल रहे हैं। कहने का मतलब स्टैटिक जीके में वो चीज हमें तैयार करनी है जो कहीं ना कहीं न्यूज इवेंट के अंदर है, न्यूज फ्लो के अंदर है। और ये पैटर्न नॉट ओनली विद इन द बैंकिंग एग्जामिनेशन, आप किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में स्टैटिक जीके के पूछने का तरीका यही रहता है कि जो चीजें न्यूज में कहीं ना कहीं चल रही हैं उसके वो रिलेट करके, उसको कनेक्ट करके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 मेजर सेक्शन है, जिसमें स्टैटिक बैंकिंग है, करंट अफेयर्स है और स्टैटिक जीके है। जिसमें स्टैटिक बैंकिंग आप पहले अच्छे से तैयार करेंगे, स्टैटिक बैंकिंग का पोर्शन आपका तैयार हो जाता है, फिर आप उसके साथ करंट अफेयर्स को कनेक्ट करेंगे और फिर स्टैटिक जीके आप तैयार करेंगे। देखिए अब ये सब तैयार क्या होगा? कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट अ कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर आप कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स मेंटेन करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको एक बड़े रिजल्ट की तरफ ले जाती है। सो कंसिस्टेंसी इज ओनली द की फॉर सक्सेस। यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं, देखिए स्टैटिक जीके का जो सेक्शन है फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके का जो सेक्शन है और स्टैटिक बैंकिंग का जो सेक्शन है, स्टैटिक बैंकिंग का जो सेक्शन है, इस सेक्शन को आराम से आप इसका सिलेबस 2 से 3 महीने के अंदर कवर अप कर लेंगे, है ना। इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, इसको रेगुलरिटी चाहिए। अगर आप करंट अफेयर्स सोचें कि जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ के आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इसके लिए 3 सेट ऑफ फॉर्मूला हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसमें रिवीजन पर हम फोकस करते हैं। जिसमें एक चीज आपको करना पड़ता है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको बैचेस के अंदर वीकली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाता है, वीकली करंट अफेयर्स, और फिर इसका आप क्या करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स। एक बार न्यूज आप डेली करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ते हैं, फिर वही दोबारा न्यूज आप वीकली करंट अफेयर्स के अंदर रिवाइज करते हैं, फिर पूरा मंथ का एक करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाता है। तो एक ही न्यूज आपने 3 बार तो मैंने आपको पढ़ा दी, और इसके साथ साथ इसका एमसीक्यू के भी थ्रू आप प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जब आपके मेंस के एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं बेहतरीन मैराथन्स, और उन मैराथन्स के थ्रू ये सारी चीजें जो आपने पीछे पढ़ रखी हैं वो फिर से रिवाइज होती हैं।
तो 4 बार तो रिवीजन का कमिटमेंट मेरी तरफ से रहता है। उसके बाद अगर 1-2 बार आप अपने पास से रिवाइज कर लेते हैं तो एक चीज जो आपने 5-6-7 बार पढ़ रखी है वो अगर आपके एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स पूछी आएगी तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सो जनरल अवेयरनेस का एक सेट फॉर्मूला, यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू विल हैव टू कवर द थिंग्स ऑन द रेगुलर बेसिस। अगर आप रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करते, इफ यू फील दैट कि मंथली करंट अफेयर से अपना हो जाएगा या मैराथन से हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत हो तो जाता है, बट सिलेक्शन में जो फाइनल स्कोर चाहिए होता है ना, वो यहां से नहीं हो पाता है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक एस्पिरेंट है, केवल और केवल आपका काम तैयारी करने का ही है, प्रिपरेशन करने का ही है, तो डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीकली करंट अफेयर्स से रिवाइज करिए, मंथली करंट अफेयर्स से रिवाइज करिए, एमसीक्यू के थ्रू आपका मैं रिवीजन कराऊंगा, वो आपको करना है, मैराथन्स वगैरह करेंगे और बेहतरीन तरीके से इस जीए के सेक्शन को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो ये रही फ्रेंड्स मेरी तरफ से आपके लिए जीए की शॉर्ट और क्रिस्प स्ट्रैटेजी, जिस पर आपको पूरी तरीके से फोकस करना है फ्रेंड्स। और अगर आप इतना करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट फ्रेंड्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं अरुण सर की तरफ वंस अगेन। तो साथियों, जैसे कि आपने विवेक सर को सुना, हम सब लोगों को सुना, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि भाई आप लगो यार, है ना, पढ़ो। अगर आप बिगनर हो, आप रिपीटर हो, देखो सर, बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैं तो 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरा फिर भी नहीं हो रहा है। मेरे लाल, 2 साल की तैयारी नहीं होती है, बात है कि तेरी फोकस नहीं है। देख, ऐसे समझ, बच्चा क्या करता है तैयारी के नाम पे, वो कई बार खुद को भी कंफ्यूज करता है। सर, बच्चे शुरू करते हैं, 2 महीना पढ़ा, फिर बीच में मोमेंटम ब्रेक हो गया, फिर वो सोचते हैं शुरू से शुरू करते हैं, तो कई बार बच्चों का सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाता। इस चक्कर में वो 2-2 साल से लगे हुए एक ही जगह घूम रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हमारा ये सब्जेक्ट खराब है। देखो, खराब सबका होता है, सब लोग यही सीखते हैं। मान लो मैं भी अगर आज कहूं कि मेरा मैथ्स अच्छा है, तो मैंने भी यही सीखा। सर का इंग्लिश अच्छा है, तो सर ने भी यही सीखा। जब आप पढ़ोगे, जब आप चीजों पे इंटरेस्ट लोगे, तो सब अच्छा हो जाएगा। और बाकी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप जाएंगे, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, ये हमारी वेबसाइट examtune.com, इसी पर आपको इतने सारे बैचेस दिखेंगे। अब कुछ मत खरीदना, क्योंकि फिर आपको बाद में लगेगा कि यार बताया नहीं। आप केवल और केवल बैंक महापैक 1649 का आपको दिख रहा है, 10% के डिस्काउंट के बाद सब कुछ मिल जाता है। सब कोर्सेज आप देखो, सारे कोर्सेज हैं भाई इसमें। तो ऐसा नहीं कि आपको अलग से कोई बैच खरीदना है, जो भी बैचेस है सब है इसके अंदर, है ना। तो सर जाइए, इसे खरीद लीजिएगा आज। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी प्लीज मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।